स्केलर्स और वेक्टर्स। ठीक है, तो जैसा मैंने अभी बताया, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट यूनिट। इसका वेटेज थोड़ा ओवरऑल सिलेबस बताया मैंने, तो अब इसको स्टार्ट करते हैं। तो वेक्टर्स और स्केलर्स में क्या डिफरेंस, देखो। अब स्केलर का मतलब होता है ऐसी क्वांटिटी विच कैन बी एक्सप्रेस टोटली बाय मैग्नीट्यूड। ठीक है, अब जैसे कि मास, पहले हम उसको समझेंगे फिर डेफिनेशन थोड़ा डिस्कस करेंगे। जैसे कि मास है, हमने बता दिया मास 2 किलोग्राम से, तो ये पूरा एक्सप्रेस हो गया ना क्वांटिटी। तो इसका मतलब है क्वांटिटी अगर उसके वैल्यू से एक्सप्रेस होती है तो स्केलर क्वांटिटी। हम बोलते हैं टाइम, हम बोलते हैं टाइम सपोज 50 मिनट्स, तो 50 मिनट्स टाइम है, तो इसका मतलब ये भी स्केलर है, क्योंकि सिर्फ वैल्यू से ही पता चलता है उसके बारे में पूरा, बाकी कुछ बताने की जरूरत नहीं है। मतलब स्केलर मतलब क्या है, द क्वांटिटी विच कैन बी एक्सप्रेस्ड completely by its value only। तो उसकी सिर्फ वैल्यू अगर बता दिए तो काम हो गया। उसकी जो वैल्यू होती है ना, दैट इज कॉल्ड एज मैग्नीट्यूड। इसे कहते हैं मैग्नीट्यूड, तो ये ध्यान में रखना आप। तो इसकी वैल्यू मतलब क्या होता है, मैग्नीट्यूड। तो स्केलर क्वांटिटी मतलब क्या है, इट इज द क्वांटिटी विच कैन बी एक्सप्रेस्ड कंप्लीटली बाय इट्स वैल्यू। उसकी वैल्यू बता दिए या मैग्नीट्यूड बता दिया तो भी काम हो गया। जैसे कि मास है, टाइम है, लेंथ भी है। ओके, सो ऑल दीज आर स्केलर क्वांटिटी। तो समझ में आया स्केलर क्वांटिटी मतलब क्या है, इट रिक्वायर्स ओनली मैग्नीट्यूड। अब उसके बाद और एक कंसेप्ट है वेक्टर क्वांटिटी, हम साइड बाय साइड कंपेयर करेंगे। वेक्टर क्वांटिटी, देखो वेक्टर क्वांटिटी को डायरेक्शन की जरूरत होती है, मतलब इट रिक्वायर्स वैल्यू। अब वैल्यू मतलब क्या है, मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, टू क्या करने के लिए, एक्सप्रेस इट कंप्लीटली। तो बात समझ गए आप। ये क्वांटिटी ऐसी होती है जिसको एक्सप्रेस अगर करना है आपको, तो सिर्फ वैल्यू बताने से काम नहीं चलेगा, उसको आपको डायरेक्शन भी बताना पड़ता है। डायरेक्शन अगर बताएंगे तो वो क्वांटिटी क्लियर हो जाएगी, अदरवाइज उसकी पूरी इंफॉर्मेशन हमारे पास नहीं आती है। ओके, अब जैसे कि एग्जांपल मैं आपको बता दूं, फोर्स। अब देखो फोर्स, सपोज एक कोई भी एक व्हीकल चल रही है, हाँ? सपोज वन व्हीकल इज ट्रेवलिंग, रास्ते पे व्हीकल चल रहे हैं, राइट? तो फोर्स किस डायरेक्शन में जरूरी है ना, सपोज यहाँ पे स्पीड ब्रेकर आ गया, स्पीड ब्रेकर आएगा तो गाड़ी के अपोजिट फोर्स लगेगा, है ना? यहाँ पे कुछ पिट या गड्ढा वगैरह आएगा तो फोर्स इस साइड में लगेगा। गाड़ी का इंजन चालू हो गया तो इंजन फोर्स आगे लगाएगा, मतलब गाड़ी पहिया पीछे ढकलेगा तो गाड़ी आगे जाएगी। तो इस तरह से हर जगह पे फोर्सेस अलग अलग होते हैं। जो ड्राइवर है वो पेडल को दबाएगा तो वो फोर्स इस डायरेक्शन में रहेगा। गाड़ी का पहिया घूमता है, उसका फोर्स टॉर्क के जैसा रहता है दो साइड में। तो फोर्सेस के डायरेक्शन जरूरी है। हम सिर्फ इतना नहीं बता सकते कि फोर्स 5 न्यूटन का है, लेकिन ये भी बताना पड़ता है इन, समझो कौन सी डायरेक्शन में। सपोज हमने बताया इन ईस्ट डायरेक्शन, अब ये हो गया कंप्लीट। मतलब अगर आपको ये क्वांटिटी कंप्लीटली एक्सप्रेस करना है तो आपको ये भी बताना पड़ेगा और ये भी बताना पड़ेगा। क्या क्या बताना पड़ता है, मैग्नीट्यूड और साथ में उसका डायरेक्शन। अब एक कॉमनली इन दोनों का कॉमनली हम सोचते हैं, हमको एक क्वेश्चन करना है सपोज, जिसमें हमने क्या किया, एक पत्थर को फेंक दिया ऊपर, ये पत्थर ऊपर गया
और ये पत्थर नीचे आया, इस टावर से फेंक दिया उसको, ये टावर पहले से 50 मीटर हाइट पे है, तो क्वेश्चन ये है इसको कितना टाइम लग रहा है। इस टाइप के भी क्वेश्चन है आगे चल के, ठीक है, वन डायमेंशन मोशन में। तो अब ये एग्जाम्पल में हम अगर टाइम का सोचेंगे तो हम सिर्फ इतना बताएंगे, बस उसको टाइम 10 सेकंड लग गए, बाकी कुछ बताएंगे क्या? नहीं। तो टाइम के लिए सिर्फ वैल्यू ही काफी है। तो ये क्वांटिटी कौन सी है? स्केलर, क्योंकि इसको सिर्फ क्या चाहिए? मैग्नीट्यूड, तो उसे क्या कहते हैं? स्केलर क्वांटिटी। लेकिन अगर मैंने बताया इसमें फोर्स 5 न्यूटन है, तो आपको सोचना ये भी पड़ेगा कि फोर्स ऊपर जाते समय है, नीचे आते समय है, आने के बाद है, या हवा में है, जमीन पर है, कहां पर है? क्योंकि फोर्स की डायरेक्शन के हिसाब से इफेक्ट बदलता है। समझ गए ना? तो फोर्स कितना है ये ही नहीं, उसकी डायरेक्शन भी जरूरी है। ओके, सो व्हाट इज वेक्टर क्वांटिटी? इट रिक्वायर्स, ओके, इट रिक्वायर्स क्या क्या जरूरी है उसको? वैल्यू एज वेल एज डायरेक्शन। इट रिक्वायर्स वैल्यू एज वेल एज डायरेक्शन, तो इसे कहते हैं वेक्टर क्वांटिटी। अब देखो बच्चों, बस इतना ही सफिशिएंट नहीं है, स्केलर वेक्टर सब पॉइंट लेना जरूरी है। एक क्वांटिटी है जो आपको याद रखनी है, फेजर क्वांटिटी। बहुत से लोग शॉर्टकट में भगा देते हैं, तो कुछ कुछ पॉइंट रह जाते हैं, लेकिन पॉइंट जो जो पॉइंट जरूरी है वो तो लेना ही पड़ेगा। फेजर क्वांटिटी मतलब क्या? कुछ क्वांटिटी ऐसे भी होती है कि जिनको वैल्यू तो होती है लेकिन उसको एंगल भी होता है। मतलब दिस इज क्वांटिटी, दीज आर क्वांटिटी हैविंग, उनको खुद की वैल्यू भी होती है। वैल्यू मतलब क्या है? अब ये बार बार बताना नहीं, तो रिवाइज करो। मैग्नीट्यूड एंड एंगल। अब एंगल मतलब फेज, एंगल को फेज कहते हैं, नया नया ऐसा सीखने को मिलेगा। तो उनको फेज भी रहता है, इसीलिए उसको फेजर क्वांटिटी बोलते हैं। एग्जाम्पल एसी। अब एसी मतलब इसके ऊपर भी एक चैप्टर है बच्चों, पूरा का पूरा एक चैप्टर, अल्टरनेटिंग करंट। एक पूरा चैप्टर इसके ऊपर है, अल्टरनेटिंग करंट, यूनिट नंबर 17। तो ये 16 17 के मतलब पूरा मैग्नेटिज्म सेक्शन में एक यूनिट है ये एसी। तो इसके ऊपर दो क्वेश्चन आते हैं, छोटा यूनिट है। अल्टरनेटिंग करंट मतलब क्या? जो हमारा हम करंट यूज करते हैं हाउस होल्ड में, वो एसी करंट रहता है। आपने शायद ऐसी डायग्राम देखी होगी बहुत बार। तो ये करंट ऐसे दिखाते हैं, मतलब कभी करंट की वैल्यू 0 रहती है, कभी करंट की वैल्यू बढ़ जाती है, कभी करंट की वैल्यू मैक्सिमम रहती है, फिर से करंट की वैल्यू कम हो जाती है, फिर से 0 हो जाती है, फिर माइनस में चली जाती है, यानी अल्टरनेट। तो इसको डायरेक्शन है, इसको एंगल है बेसिकली। मतलब देखो, यहाँ पे अगर है तो 0 डिग्री कहते हैं, यहाँ पे है तो 45 डिग्री कहते हैं, यहाँ पे है तो 90 डिग्री कहते हैं, इस तरह से चेंज होता है। तो ये 90 डिग्री यहाँ पे कहते हैं क्योंकि परपेंडिकुलर हो जाता है फिर ये, ठीक है। ये 180 डिग्री हो जाता है, और ये पूरा सर्कल होने के बाद 360 डिग्री। तो देखिए आप, आपको समझने के लिए, क्योंकि ये तो नेक्स्ट चैप्टर में, लेकिन हमें एक कंसेप्ट समझना है। तो ये हाफ सर्कल देखो और ये हाफ सर्कल देखो, ये दोनों हाफ सर्कल मिला दे तो एक फुल सर्कल बन जाता है बच्चों, देखो। और ये फुल सर्कल मतलब कितना होता है? 360 डिग्री। क्लियर? तो इस तरह से इसमें एंगल्स रहते हैं, है कि नहीं? एंगल्स रहते हैं। तो एंगल्स है मतलब वहां पर क्या है? फेज। और ये फेज जिसको रहता है उसको कहते हैं फेजर क्वांटिटी। क्लियर हो गया? इसका एक एग्जांपल याद रखो, अल्टरनेटिंग करंट। ओके, फेजर क्वांटिटी मतलब क्या होता है? उसको फेज चाहिए, फेज मतलब एंगल। चलो अब थोड़ा आगे चलते हैं, और टेंसर क्वांटिटी। टेंसर क्वांटिटी मतलब क्या होता है? ऐसी भी क्वांटिटीज है जिनको फिक्स डायरेक्शन नहीं रहती, लेकिन डायरेक्शन बदल गई तो वैल्यू बदल जाती है। हाँ, मतलब डायरेक्शन फिक्स है तो वेक्टर क्वांटिटी है ना। ये क्या है? इसको डायरेक्शन है, ये हम लिख सकते हैं फिक्स डायरेक्शन।
तो फिक्स डायरेक्शन अगर है दैट इज वेक्टर क्वांटिटी, बट अगर डायरेक्शन चेंज हो रही है कंटिन्यूअसली तो टेंसर क्वांटिटी। मतलब स्पेसिफिकली ऐसे लिखना है, these quantities have different values in magnitudes for different directions। अब ये समझ गए क्या? मतलब इनकी वैल्यू अलग चेंज होती रहती है, एक वैल्यू नहीं रहती, डायरेक्शन बदल गई तो वैल्यू चेंज। ठीक है, तो इसको कहते हैं टेंसर क्वांटिटी। टेंसर क्वांटिटी मतलब क्या? जिसकी डायरेक्शन बदलने से उसकी वैल्यू भी चेंज हो जाती है, दैट इज कॉल्ड एज टेंसर क्वांटिटी। अब इसका एक एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ। देखो एग्जांपल है इसका स्ट्रेस। सपोज एक बिल्डिंग है, इसके कॉलम से बिल्डिंग के, और इसमें कुछ डिजाइन भी है, कुछ अलग तरीके की ऐसी बिल्डिंग बनाई है। सपोज नए नए डिजाइन की बिल्डिंग बनती है उस तरह से कुछ बिल्डिंग ये बनाई है ऐसी। ठीक है, अब ये जो बिल्डिंग है सपोज, इसमें हर पॉइंट पे स्ट्रेस अलग अलग है। देखो यहाँ पे अगर देखा हमने तो स्ट्रेस अलग है, लेकिन हमने इस डायरेक्शन में स्ट्रेस देखा तो अलग है। अब ये देख लो, सपोज ये पॉइंट, इस डायरेक्शन में स्ट्रेस अलग है, इस डायरेक्शन में स्ट्रेस अलग है, ऊपर के डायरेक्शन में अलग है, हर पॉइंट पे अलग अलग स्ट्रेस रहता है। तो इसका मतलब ये है, आप थोड़ी डायरेक्शन चेंज करोगे तो उस डायरेक्शन में अलग ही वैल्यू रहती है उसकी। मतलब ये क्वांटिटी फिक्स नहीं है, एक पॉइंट पे नहीं है, ये पूरे बॉडी में रहती है, इसलिए इसको कहते हैं टेंसर क्वांटिटी। अब इसका एक्चुअली और एक एग्जाम्पल है, लेकिन वो एग्जाम्पल के ऊपर भी एक चैप्टर है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, 5th नंबर का चैप्टर है इसके ऊपर। तो इसलिए ये सिर्फ हमको एग्जाम्पल बोल के लेना है। वी आर नॉट गोइंग इन डिटेल्स बिकॉज एंटायर चैप्टर इज देयर ऑन दिस टॉपिक। मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक क्वांटिटी होती है जिससे पता चलता है कि बॉडी कितनी रोटेट हो सकती है। क्या है? बॉडी कितनी रोटेट हो सकती है, ये बताने वाली क्वांटिटी मोमेंट ऑफ इनर्शिया। लेकिन जैसे ही हम बॉडी का एक्सिस बदल देते हैं, जैसे कि बॉडी सेम है और एक्सिस हमने चेंज कर दिया है, देख लो क्या फर्क है। वी आर टेकिंग द सेम बॉडीज, ये बॉडी जो है बी, सेम बॉडीज हियर बी, लेकिन हमने क्या किया, पहले इसमें एक्सिस अलग था। एक्सिस पता है आपको? एक्सिस मतलब जिस लाइन के हिसाब से बॉडी रोटेट करते हैं। जैसे आपको ये पता है अर्थ का एक्सिस, ये अर्थ का एक्सिस थोड़ा ऐसा टेढ़ा है, 11 डिग्री पे है ना, और पूरे अर्थ ऐसे घूमती रहती है उसके अबाउट। तो ये जो है अर्थ का एक्सिस, ये अर्थ का एक्सिस अगर फिक्स हमने लिया तो उसकी वैल्यू फिक्स आ जाएगी। लेकिन हमने अगर अर्थ की एक्सिस बदल दी तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बदलेगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया अभी के लिए बस इतना ही याद रखो, एक ऐसी क्वांटिटी जो कि बताती है कि बॉडी कितना घूम सकती है। तो यहाँ पे अगर आपने एक्सिस बदल दिया या डायरेक्शन बदल दी तो उसकी वैल्यू भी चेंज हो जाती है। तो चलो एक बार समरी इसका देख लेते हैं और आखिर से शुरू करते हैं। टेंसर क्वांटिटी में वैल्यू चेंज हो सकती है, डिफरेंट वैल्यू, लेकिन कब हो सकती है चेंज? जब उनकी डायरेक्शन भी चेंज कर दिया तो। इसका एग्जांपल याद रखो, बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक क्वांटिटी है, इसके ऊपर चैप्टर है, अभी सिर्फ नाम याद रखो। मोमेंट ऑफ इनर्शिया मतलब बॉडी की घूमने की कैपेसिटी। व्हाट? मोमेंट ऑफ इनर्शिया मतलब बॉडी की घूमने की कैपेसिटी। तो ये कैपेसिटी अगर हमने एक्सिस ये लिया तो इसका आंसर अलग ही आएगा, और अगर हमने एक्सिस की डायरेक्शन बदल दी तो उसका आंसर अलग ही आएगा। तो टेंसर क्वांटिटी में फिक्स रहता है क्या? कुछ कुछ भी फिक्स नहीं है। उसका एक्सिस की डायरेक्शन बदल दिया तो पूरी क्वांटिटी बदल जाती है। तो ये टेंसर क्वांटिटी बहुत कम रहते हैं, एक्सेप्शनल है, 2-4 क्वांटिटीज है बस। फेजर क्वांटिटी मतलब जिसमें नाम से ही पता चलता है, फेज। फेज मतलब नया वर्ड आपको पता चला, एंगल। जैसे कि इसको एंगल्स रहते हैं, हर पॉइंट पे अलग अलग। दिस इज क्वांटिटी हैविंग वैल्यू
एंड एंगल्स। जैसे कि एसी करंट ऐसे दिखाते हैं, तो एसी करंट हर पॉइंट पे अलग अलग एंगल रहता है, 90 डिग्री, 80 डिग्री, 30 डिग्री, 150, 170, ऐसे एंगल्स रहते हैं। तो इसे कहते हैं फेजर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो एंटायर चैप्टर में अभी इसके ऊपर ज्यादा फोकस रहेगा। वेक्टर क्वांटिटी मतलब क्या है? जिसको एक्सप्रेस करने के लिए वैल्यू भी चाहिए और डायरेक्शन भी चाहिए, तो ही वो एक्सप्रेस हो जाती है क्वांटिटी। जैसे कि फोर्स, अगर फोर्स हमें बताना है तो हमें बताना पड़ेगा कि बॉडी के ऊपर कितना फोर्स है, किस डायरेक्शन में है। वेक्टर क्वांटिटी का और एक एग्जांपल हम लेने वाले हैं, डिस्प्लेसमेंट। देखो, डिस्प्लेसमेंट नाम से ही थोड़ा पता चलता है। तो डिस मतलब चेंज, प्लेस मतलब जगह। तो जगह अगर चेंज होती है तो उसे कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। ओके, अब देखो पॉइंट ए है सपोज, और बॉडी यहां से यहां पे आ गई, तो डिस्प्लेसमेंट मतलब दोनों के प्लेस में का कम से कम वाला डिस्टेंस, तो ये है डिस्प्लेसमेंट। लेकिन डिस्प्लेसमेंट मैंने बता दिया, समझो डिस्प्लेसमेंट 20 मीटर है, तो हमें एग्जैक्टली पता चलेगा क्या बॉडी कहां पर है? नहीं पता चलेगा, क्योंकि 20 मीटर इधर भी तो हो सकता है या इधर भी तो हो सकता है, किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है ना। तो हमें अगर एग्जैक्टली मालूम होना चाहिए तो क्या करना पड़ेगा? डायरेक्शन ही बतानी पड़ेगी। अगर बता दिया 20 मीटर इन, सपोज हमने बता दिया ऊपर नॉर्थ है, इधर ईस्ट है, 20 मीटर इन ईस्ट और साउथ डायरेक्शन, ईस्ट साउथ डायरेक्शन, तो फिर क्लियर कट पता चल जाएगा। मतलब यहां से निकलो और 20 मीटर चलो, और 20 मीटर चलने के बाद, 20 मीटर चलने के बाद किस डायरेक्शन में चलना है? ईस्ट साउथ। ईस्ट साउथ मतलब ईस्ट और साउथ के बीच में, तो बराबर हम इस डायरेक्शन में निकल जाएंगे और यहाँ तक पहुंच जाएंगे। समझ गए ना? तो डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि अगर डिस्प्लेसमेंट को एक्सप्रेस करना है तो आपको ये भी बताना पड़ेगा और आपको ये डायरेक्शन भी बतानी पड़ेगी। समझ गए? तो ये है वेक्टर क्वांटिटी। ओके, वेक्टर क्वांटिटी के लिए क्या क्या चाहिए? कितना मीटर चलना है वो भी बताना पड़ेगा, प्लस इसकी डायरेक्शन भी बतानी पड़ेगी। व्हाट इज स्केलर क्वांटिटी? उसमें बस क्या चाहिए उसको? वैल्यू। इट रिक्वायर्स वैल्यू ओनली। ओके, तो अभी अभी के लिए बस इतना याद रखो, वेक्टर क्वांटिटी के लिए दोनों चीज लगते हैं। नंबर एक, इट रिक्वायर्स द मैग्नीट्यूड। नंबर टू, इट रिक्वायर्स द डायरेक्शन। दो एग्जांपल्स हमने देखे, कौन से वाले? फोर्स, दूसरा एग्जांपल क्या है? डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट बताने के लिए हमको क्या बताना पड़ेगा? डिस्टेंस कितना है और किस डायरेक्शन में जाना है। जैसे कि हमको ये बता दिया कि आपको इस सिटी में पहुंचना है, एक्स वाई जेड जगह पे पहुंचना है, ठीक है। ओके, तो हमें अगर एक्स वाई जेड जगह पे पहुंचना है तो हमें दो चीज बतानी पड़ेंगी, कितना किलोमीटर जाना है और किस डायरेक्शन में जाना है, ठीक है। तो कितना किलोमीटर जाना है और कितना डायरेक्शन, कौन सा डायरेक्शन पकड़ के जाना है, तो ये दोनों चीज चाहिए वेक्टर क्वांटिटी। सो वन लास्ट टाइम आई टेल यू, वेक्टर क्वांटिटी मतलब जिसमें होती है मैग्नीट्यूड और जिसमें होती है डायरेक्शन, ये दोनों भी है तो उसको वेक्टर कहते हैं। जैसे कि फोर्स, फोर्स वेक्टर है क्योंकि उसमें डायरेक्शन भी होती है, इस डायरेक्शन में वो भी होता है और वैल्यू भी होती है, ठीक है। चलो अभी नेक्स्ट थोड़ा आगे चलते हैं। और तो ये जो वेक्टर्स होते हैं ना, ये वेक्टर दिखाते हैं, उनका नोटेशन एरो से दिखाते हैं। जैसे कि देखो अभी वेक्टर ओ ए और उसके ऊपर एरो लिख देते हैं, या वेक्टर ओ ए उसके ऊपर ऐसे एरो लिखे तो भी चलेगा, ठीक है। तो ऐसा जब लिखते हैं तब उसका मीनिंग क्या होता है? इसमें दोनों भी चीज है, इसमें उसकी वैल्यू भी है, मैग्नीट्यूड भी है, और ऊपर जो बार दिखाता है उसका वो डायरेक्शन है, ऐसा भी डिनोट करता है। तो ये उसका नोटेशन है। या फिर कभी कभी एक ही वेक्टर है तो उसको ऐसा भी लिख सकते हैं, मतलब स्मॉल लेटर, कैपिटल लेटर, या दो लेटर्स, ऐसा हम लिख सकते हैं इसको, वेक्टर्स को, राइट। लेकिन वेक्टर की सिर्फ वैल्यू लिखा नहीं, ये पूरा वेक्टर दिखा दिया हमने। इफ ओनली मैग्नीट्यूड,
टू शो, हमें सिर्फ उसकी वैल्यू दिखानी है। तो फिर क्या करते पता है क्या, ऐसा दिखाते, फिर वेक्टर OA लिखो और 2 लाइंस ड्रॉ करो। इसे पढ़ते ऐसे है, मॉड ऑफ वेक्टर OA। जैसे कि इसे कैसे पढ़ते हैं, वेक्टर OA, इसे वेक्टर A, इसे वेक्टर B। तो इसे कैसा पढ़ते हैं, तो इसे पढ़ना पड़ता है हमको वेक्टर OA। तो एकदम सिंपल है, क्या करना है इसमें, कोई भी वेक्टर दिखाना है तो हमें क्या करना है, 2 लेटर्स लेने। जैसे कि अभी समझो एकदम सिंपल, आपको A पॉइंट से लेके B पॉइंट तक जाना है, तो इसको कैसे दिखाना पड़ेगा, AB, समझे अभी बस। और AB के ऊपर बार क्यों देना है, यानी लाइन क्यों ड्रॉ करना है, ये लाइन दिखाती है कि इसको डायरेक्शन है। ये ऐसे ही नहीं लेना है, A और B फिक्स्ड है, तो A से B की तरफ जाना है, तो कैसे जाना है और किस डायरेक्शन में जाना है ये भी फिक्स है। तो कभी भी कोई भी वेक्टर दिखाना है तो हमें क्या दिखाना है, बस 2 लेटर्स उसके ऊपर बार, या 2 लेटर्स उसके ऊपर एरो, या फिर एक ही लेटर उसके ऊपर एरो, या फिर कैपिटल लेटर उसके ऊपर एरो। ठीक है, तो इस तरह से हम वेक्टर दिखा सकते हैं। अब देखो, जब ये लिखते हैं हम तो इसमें दोनों भी आ गए ना, मैग्नीट्यूड भी आ गया OA और उसकी डायरेक्शन भी आ गई ऊपर, तो दोनों चीज आ जाती है। सिर्फ अगर वैल्यू दिखानी है उसकी मैग्नीट्यूड, तो क्या करते हैं उसको देखो, तो वेक्टर लिखते हैं, ओके। और वेक्टर लिखने के बाद, ये वेक्टर लिखने के बाद उसको मॉड में डाल देते हैं, 2 लाइंस में डाल देते हैं। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि इसकी वैल्यू निकल आती है, तो दैट इज इक्वल टू OA। तो देखो, ये दिखाने का, ये वेक्टर दिखाने का सिर्फ तरीका है। तो जब हम वेक्टर्स के अभी प्रॉब्लम स्टार्ट करेंगे जब भी, तब ये पॉइंट आपको हमें यूज करना है, बहुत सिंपल है। वेक्टर AB, जैसे कि सपोज मैं आपको एक एग्जांपल बता दूं, फोर्स, ये B पॉइंट है ना और ये C पॉइंट है, फोर्स B से C की तरफ लग गया, तब हम उसको BC वेक्टर लिख सकते हैं, बस खत्म। या ऐसा भी लिख सकते हैं, वेक्टर BC, खत्म। तो वेक्टर मतलब क्या, कहां से कहां तक एक्शन है वो दिखाना है बस। तो एक सिंपल से ये नोटेशन है। देखो, वेक्टर के टाइप्स बहुत इंपॉर्टेंट है, वेक्टर के टाइप्स आप ध्यान में रखो। तो टाइप्स देखने के बाद हम उसको यूज कर सकते हैं। तो टाइप में पहला इक्वल वेक्टर। अब इक्वल वेक्टर्स मतलब क्या होगा, देखो, वेक्टर मतलब आपको पता है ना, वेक्टर मतलब 2 चीज चाहिए, प्लीज, क्या चाहिए, मैग्नीट्यूड प्लस साथ में क्या चाहिए, डायरेक्शन। अब वेक्टर सेम होने के लिए दोनों भी सेम चाहिए, समझ गए ना। तो 2 वेक्टर इक्वल है ऐसा कब कह सकते हैं हम, तब उनको सेम मैग्नीट्यूड एंड सेम डायरेक्शन। इक्वल वेक्टर्स आर दोस हु हैव, क्या चाहिए उनका दोनों का भी फिर सेम मैग्नीट्यूड एंड उनकी डायरेक्शन भी सेम चाहिए। जैसे कि एग्जांपल देखो, ये वेक्टर और ये वेक्टर, ये दोनों इक्वल वेक्टर्स है। क्यों पता है क्या, ये 5 मीटर का है तो ये भी 5 मीटर का है, और दोनों की डायरेक्शन भी सेम है। देखो, ये नॉर्थ की तरफ जा रहा है तो ये भी नॉर्थ की तरफ जा रहा है, समझ गए अभी। तो ये दोनों इक्वल वेक्टर्स है। ठीक है, तो डायरेक्शन क्रॉस नहीं होनी चाहिए, बस पैरेलल होनी चाहिए, पैरेलल या सेम, तो इसे कहते हैं इक्वल वेक्टर्स। उसके बाद है नेगेटिव वेक्टर। बोलो अभी नेगेटिव वेक्टर कैसे रहेगा। नेगेटिव वेक्टर मतलब उल्टा वेक्टर, मतलब द वेक्टर हैविंग, उसका सेम वैल्यू रहती है लेकिन डायरेक्शन अपोजिट रहती है। द वेक्टर हैविंग सेम मैग्नीट्यूड बट क्या चाहिए उसका, डिफरेंट डायरेक्शन। अब डिफरेंट नहीं लिख सकते इसको, तो डिफरेंट वर्ड मैंने लिख के
कैंसिल क्यों किया? क्योंकि डिफरेंट नहीं चलता, ये भी याद रखना है आपको। तो उनको चाहिए अपोजिट डायरेक्शन। डिफरेंट और अपोजिट में फर्क है। जैसे कि देखो, अभी एक फोर्स है 8 न्यूटन का, तो ये वेक्टर हो गया ना, इसकी वैल्यू भी है, डायरेक्शन भी है ना, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, तो वेक्टर हो गया। इसका अगर नेगेटिव वेक्टर लेना है तो इसका एग्जैक्टली उल्टा लेना पड़ता है। मतलब वैल्यू 8 न्यूटन ही रहेगी लेकिन डायरेक्शन एग्जैक्टली अपोजिट। तो ये दोनों अपोजिट वेक्टर्स है। देखो ये वेक्टर ए बी है सपोज, और ये वेक्टर सी डी है। तो हम लिख सकते हैं वेक्टर ए बी इक्वल टू माइनस ऑफ वेक्टर सी डी। अब देखो आपको मस्त पता चलेगा ए बी कैसे लिखा और सी डी क्यों लिखा मैंने। एरो देखो ना कहां से कहां जा रहा है, कहां से कहां जा रहा है एरो, ए से बी की तरफ जा रहा है ना, तो ए बी। और सी डी क्यों लिखा? क्योंकि सी से लेके डी की तरफ जा रहा है तो सी डी। लेकिन दोनों के बीच में माइनस क्यों दिया? बस सिंपल, क्योंकि अपोजिट है। मतलब ए बी इधर जा रहा है तो सी डी उल्टा जा रहा है। तो क्या सेम चाहिए बोलो? दोनों का चाहिए सेम मैग्नीट्यूड, और सेम मैग्नीट्यूड होने के बाद उनकी डायरेक्शन कैसे चाहिए? एग्जैक्टली अपोजिट। तो ही उसको कहते हैं नेगेटिव वेक्टर्स। समझ गए? तो वो नेगेटिव वेक्टर ऐसे होते हैं। उसके बाद होता है पैरेलल वेक्टर्स। अब पैरेलल वेक्टर मतलब क्या? कि ये दोनों वेक्टर्स की डायरेक्शन सेम होनी चाहिए, इनके बीच में एंगल 0 चाहिए। मतलब एंगल बिटवीन देम इज 0, तो उसे कहते हैं पैरेलल वेक्टर्स। अब देखो ये एक वेक्टर है और एक दूसरा वेक्टर है, ये पैरेलल है एक दूसरे को, है कि नहीं? इनकी वैल्यू अलग हो सकती है लेकिन पैरेलल तो है ना। तो ये पैरेलल वेक्टर, इसके दोनों के बीच में कुछ भी एंगल नहीं है, ये दोनों पैरेलल है एक दूसरे को, इसलिए इसके दोनों के बीच में कोई भी एंगल बनता नहीं। उसके बाद एंटी पैरेलल वेक्टर्स। तो एंटी पैरेलल क्या होंगे फिर? बोलो। पैरेलल मतलब एक ही डायरेक्शन में लेकिन एंगल 0। एंटी पैरेलल मतलब ऐसे एक इधर जा रहा है तो समझो दूसरा उल्टा जा रहा है, तो ये एंटी पैरेलल हो गए। तो एंटी पैरेलल वेक्टर में एंगल कितना होता है? देखो ये वेक्टर जो है ना, वेक्टर का एक इंपॉर्टेंट रूल है। वेक्टर को आप उठा के कहीं भी रख सकते हैं लेकिन सेम उसके एंगल डायरेक्शन चेंज नहीं करना बस। मतलब ये वेक्टर डीई है ना, अभी देखो इसी डायग्राम को मैं ऐसा भी ड्रॉ कर सकता हूँ, थोड़ा ध्यान से देखो प्लीज। ए बी, अब ये डीई जो है ना, ये डीई मैं यहाँ पे बिठा सकता हूँ ऐसे। देखो तो मैंने अभी डायरेक्शन चेंज नहीं किया है, आप समझ रहे बात को? तो ध्यान से देखो कर्सर की तरफ, ये ए बी जैसा है वैसा ही डायरेक्शन में ए बी लिखा है। डायरेक्शन चेंज किया क्या? देखो दोनों को पैरेलल आ रहे हैं दोनों भी। और डी जैसे डायरेक्शन में था वैसे ही डायरेक्शन में डी यहाँ पे शिफ्ट किया मैंने, चलता है ना ऐसे। तो ध्यान रखो वेक्टर हम शिफ्ट कर सकते हैं लेकिन रूल क्या है? उनकी डायरेक्शन चेंज ना हो। अब मुझे बताइए ए बी और डीई में एंगल है कि नहीं? तो ए बी और डीई में एंगल कितना बन गया? 180 डिग्री। देखो ये एंगल बन गया, है कि नहीं? उल्टा होगा ना, एक पॉइंट से शुरू होगा, एक इधर जा रहा है एक इधर जा रहा है, तो दोनों के बीच में कितना? 180 डिग्री। तो क्या लिख सकते हैं? एंगल बिटवीन विच वेक्टर्स? एंटी पैरेलल वेक्टर्स इज 180 डिग्री। पैरेलल और एंटी पैरेलल सिर्फ डायरेक्शन के सोचते, इसमें वैल्यू का कुछ भी सोचना नहीं है। मैंने इसीलिए एक वेक्टर छोटा एक बड़ा निकाल दिया, क्योंकि इसमें सिर्फ क्या होता है? डायरेक्शन। पैरेलल है क्या? देखो बस। एंटी पैरेलल यानी उल्टी डायरेक्शन है क्या? देखो बस। ये इक्वल वेक्टर नहीं है। इक्वल वेक्टर में क्या क्या चाहिए? सेम मैग्नीट्यूड, वैल्यू भी सेम और डायरेक्शन भी सेम। समझ गए? तो पैरेलल वेक्टर्स है और एंटी पैरेलल वेक्टर्स। समझ गए ये भी? उसके बाद है नेक्स्ट कोलिनियर वेक्टर्स। ठीक है। अब कोलिनियर वेक्टर्स मतलब क्या? कि ये सेम लाइन पे है। कोलिनियर वेक्टर मतलब सेम लाइन पे है, तो लिखते हैं यहाँ पे कोलिनियर वेक्टर्स। ओके, वेक्टर्स
lying on same line। तो कोलिनियर वेक्टर मतलब जो सेम लाइन पे हो सकता है। देखो ये दो वेक्टर्स दिख रहे हैं आपको पैरेलल वाले, इनको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, एक वेक्टर यहाँ पे और ये वेक्टर मैं शिफ्ट कर दूं उसके सामने, हो गए कोलिनियर। इन दोनों को तो आप भी शिफ्ट किया है आपने, देखो ए बी की जगह पे ए बी रखा, लेकिन डी मैंने शिफ्ट करके ए के पास रख दिया उसको, ये भी एक ही लाइन में आ गए। तो समझ गए कोलिनियर मतलब क्या, जो वेक्टर एक ही लाइन में होते हैं उसको कोलिनियर कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल, ये वेक्टर और ये वेक्टर, ये कोलिनियर है, ए बी सी डी और ई एफ, ठीक है। तो कोलिनियर मतलब एक ही लाइन में अगर वेक्टर है तो कोलिनियर वेक्टर। वो इनिशियल वेक्टर और एक टाइप, क्या होगा इसका मीनिंग, को इनिशियल मतलब एक ही पॉइंट से स्टार्ट होता है। देखो ये को इनिशियल वेक्टर है ना, वेक्टर स्टार्टिंग फ्रॉम वन पॉइंट, ओके, तो इसे कहते हैं को इनिशियल वेक्टर। चलो और भी इसके टाइप्स है, लेकिन पहले स्क्रीनशॉट निकाल लो, टाइम खत्म होने को है। ये तो कुछ नहीं, ये मैंने जस्ट इंट्रोडक्शन बता दिया था कि कितने क्या क्या वेटेज है उसमें, बहुत बड़ा टॉपिक है ये, बाद में छोटे छोटे टॉपिक्स बहुत है, हाँ? तो इसलिए इसको टाइम थोड़ा लगेगा, टाइम लगने दो, आपका बेस परफेक्ट होना जरूरी है। ये फर्स्ट सेकंड पेज का निकाल लो, स्क्रीनशॉट निकालो सेकंड पेज का, नोटबुक पे लिखना है ये सब, हाँ, रेडी रखो नोटबुक, कल भी ये लिख के रेडी रखना है। ये थर्ड पेज, ये फोर्थ पेज,